तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। लड़ाई अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच, लेकिन परेशान पूरी दुनिया है। और उसकी वजह यह है कि अगर बाकी के देश ये सोच रहे हैं कि सिर्फ ये 3 देश लड़ रहे हैं और उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर ये गलती है। गलती से अगर ये लड़ाई लंबी खिंच गई तो यकीन मानिए आपकी, हमारी जेबों पर, पूरी दुनिया की जेबों पर, पूरा घर का बजट, एक देश का बजट गड़बड़ा जाएगा। सामान के दाम आसमान छूने लगेंगे। और ये सब इसलिए है कि अमेरिका, ईरान, इजराइल बेशक एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, लेकिन सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ी एक समुद्री रास्ता ऐसा रास्ता है जो दुनिया में तेल में आग लगा सकती है, महंगाई को आसमान तक ले जा सकती है। क्यों? आज पूरी कहानी डिटेल में आपके सामने है। हर चीज का एक रूट तय है। आपने देखा होगा, अगर आप घर पर हैं और अगर आपके घर के ऊपर से आसमान पर अगर आप किसी प्लेन को आते जाते देखते हैं तो आपने देखा होगा कि जब भी आप प्लेन को देखते हैं तो वह खास रास्ते से ही गुजरता है और दूसरी तरफ से भी एक खास रास्ता होता है। जमीन पर भी आप देखते हैं कि सड़कें होती हैं जिस पर गाड़ियां चलती हैं, कहां रुकनी है उसके लिए रेड लाइट है। समंदर में भी आपने अगर देखा तो समंदर बहुत विशाल है। अब आपको लगेगा कि इतना बड़ा समंदर है, कहीं से भी एक जहाज को लेकर चल पड़ो, तो ऐसा नहीं होता। जिस तरह आसमान में एक एयर कॉरिडोर है जिससे प्लेन एक खास रास्ते पर चलेगा, जिस तरह जमीन पर सड़क है जिस पर गाड़ी चलेगी और अगर आपको एक शहर से दूसरे शहर जाना है तो वही रास्ता आपको पहुंचाएगा, ठीक उसी तरह समंदर में है तो बहुत विशाल और बड़ा, लेकिन समंदर में भी एक रास्ता होता है, कुछ किलोमीटर उसकी चौड़ाई होती है, लेकिन उसी समुद्री कॉरिडोर से होकर आपको गुजरना पड़ता है। पूरे दुनिया के जो जहाज हैं उसी एक रूट से गुजरते हैं जो उसके लिए फिक्स है। ऐसे ही एक रास्ता है ईरान और ओमान के बीच, जिसको द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहते हैं। सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ाई है इसकी, लेकिन ये संकरा सा समुद्री रास्ता इस दुनिया का शायद सबसे खतरनाक रास्ता है। उसकी वजह यह है कि जैसे अगर आप सड़क पर जा रहे हैं, कोई एक्सीडेंट हो गया या पुल टूट गया या सड़क टूट गई तो गाड़ियां रुक जाती, एक लंबा जाम लग जाता है और आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। एक्सीडेंट अगर हो जाए रेलवे में, पटरी टूट जाए या 2 ट्रेनें टकरा जाए तो उस ट्रेन का रूट भी बाधित हो जाता है, घंटों यात्री परेशान होते हैं। उसी तरीके से ईरान के ये जो द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, अगर ये रास्ता बंद हो जाए, इस पे कोई एक्सीडेंट हो जाए, क्योंकि सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ाई है इसकी, तो फिर दुनिया भर के बड़े बड़े तेल टैंकर उनको रुकना पड़ेगा। और अगर वो दूसरा रास्ता लेते हैं अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए तो न जाने कितने दिन, हफ्ते या महीने लगेंगे, इसलिए ये सबसे शॉर्टकट है और ये वो रास्ता है जो पूरी दुनिया तक तेल पहुंचाता है। इस रास्ते से सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत, कतर, बहरीन, यूएई, ये जो सब तेल के सबसे बड़े उत्पादक हैं, जहां सबसे ज्यादा तेल के कुएं हैं, पूरी दुनिया के तेल की जरूरत को पूरी करते हैं। ये इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरते हैं और दुनिया तक उनकी मांग के हिसाब से तेल पहुंचाते हैं। ईरान ने इजराइल और अमेरिका के साथ जंग के बीच इसी द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया। कहा यहां से किसी भी देश का कोई टैंकर नहीं गुजरेगा, जिसमें हमारा टैंकर भी फंसा हुआ है। सिर्फ एक देश अपवाद है, चीन। ईरान ने कहा कि चीन तुम अपने जहाज ले जाओ, जितना तेल भर भर कर ला रहे ले जाओ, बाकी किसी और को इजाजत नहीं देंगे। और इसी के बाद हाहाकार मच गया। अब सिर्फ इस जंग को 7वां दिन है, लेकिन अगर गलती से ये महीना खिंच गया, 2 महीना, तो आप समझ लीजिए कि क्या होगा। हमारी रोजमर्रा की जरूरतों में ईंधन यानी तेल का बहुत बड़ा रोल है। हमारी जितनी भी गाड़ियां हैं वो पेट्रोल और डीजल से चलती हैं। खेती बाड़ी, कल कारखाने, पूरी इंडस्ट्री इसी डीजल और पेट्रोल पर है। रेलगाड़ी इसी डीजल और पेट्रोल पर है। हवाई जहाज इसी पेट्रोल और डीजल या जो ईंधन है उसका, उससे है। मतलब पूरा देश, पूरी दुनिया ठप पड़ जाए। अब आप कहेंगे कि सिर्फ एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से ऐसा क्यों? तो दुनिया में तेल की जो सप्लाई होती है उसका 25% सिर्फ और सिर्फ इसी 33 किलोमीटर चौड़े समुद्री रास्ते से उन देशों तक पहुंचता है। मतलब अगर पूरी दुनिया को एक दिन में 100 लीटर पेट्रोल या डीजल चाहिए
तो 25 लीटर पेट्रोल या डीजल सिर्फ इस एक रास्ते से जाता है। 75% ही पहुंचेगा, 25% नहीं। तो सोचिए उन देशों का क्या हाल होगा जो इस रास्ते से तेल लेते हैं। सारी मशीनरी, सारे कल कारखाने, इंडस्ट्री, सड़कों पर गाड़ियां। अभी सिर्फ 2 दिन पहले अफवाह उड़ी, देश भर में अपने यहाँ कई पेट्रोल पंप पे लंबी लंबी लाइन लग गई। तो अंदाजा लगाइए क्या होगा। अब सवाल यह है कि क्या एक यही रास्ता है स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो दुनिया भर को तेल की उसकी जरूरत के हिसाब से तेल पहुंचाता है या गैस पहुंचाता है? इस पूरे मामले में एक कतर है जो एलपीजी गैस, जिसमें हम सुबह उठते हैं, चाय पीते हैं, खाना खाते हैं, तो उसी से चूल्हा जलता हमारा। तो जो कतर का सबसे ज्यादा बड़ा एलपीजी उत्पादक है, उसका लगभग 90% इसी स्टेट ऑफ हॉर्मुज से होकर दुनिया के अलग अलग देशों में पहुंचता है। सोचिए ये रास्ता बंद है और आने वाले वक्त में और बंद होगा तो चूल्हा जलना मुश्किल हो जाएगा। स्टेट ऑफ हॉर्मुज के अलावा कुल 6 ऐसे और रास्ते हैं जिनसे तेल, ईंधन और बाकी चीजें पूरी दुनिया तक पहुंचाई जाती हैं। जैसा मैंने शुरू में कहा कि समुद्र का भी एक रास्ता होता है, उसी रास्ते पे आपको चलना होता है। बाकी पूरे समुद्र में आप जहाज इधर उधर नहीं दौड़ा सकते। तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज के अलावा और 6 ऐसे रास्ते जहां से अलग अलग तेल और ये सारी चीजें पहुंचती हैं। हॉर्मुज जो स्टेट है, मैंने आपको बताया जो बंद है, ये फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के करीब है, जहां से 25% तेल और ईंधन पहुंचता है। दूसरा है मलक्का स्टेट, मलेशिया और इंडोनेशिया से होते हुए ये दुनिया भर के देशों में, यहां से ये सारी चीजें तेल और गैस पहुंचती। तीसरा, इन सब चीजों को जो है ये चेक पॉइंट है। जैसे हम सड़क पे नाकाबंदी होती है, उसी तरीके से जैसे एयरपोर्ट पर तलाशी होती है, तो समुद्री रास्तों पर जो जहाज जाते हैं उनके चेक पॉइंट्स हैं, जैसे हॉर्मुज है, वैसे ही कुल 7 है। तो मलक्का स्टेट मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच है और यह हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है और फिर पूरे एशिया, यूरोप, मिडिल ईस्ट के बीच ट्रेड का काम करता है ये रूट। तीसरा है मिस्र में मौजूद स्वेद नहर। स्वेद नहर के बारे में आप जानते हैं कि दुनिया में इंसानों का बनाया पहला पानी का रास्ता है। ये लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है और इन जहाजों को अफ्रीका के चारों तरफ लंबे रास्ते से, पहले ये स्वेद नहर नहीं था तो अफ्रीका के चारों तरफ से लंबे रास्ते का चक्कर काट कर पहुंचना पड़ता था, ये शॉर्टकट हो गया। चौथा है बाब एल मंडेल, ये लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है और यूरोप और एशिया के बीच एक पुल का काम करता है। पांचवा चेक पॉइंट है पनामा कैनाल, ये अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। छठा है तुर्किश स्टेट, जिसमें बोस्पोरस और डार्डनेल्स शामिल है, ये ब्लैक सी को मेडिटेरियन सी से जोड़ते हैं। सातवां है डेनिस स्टेट्स, बाल्टिक सागर को नॉर्थ सी जोड़ती है। तो ये 7 चेक पॉइंट है, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा अहम स्टेट ऑफ हॉर्मुज है। उसकी वजह यह है कि ये 25% के करीब ईंधन इसी रास्ते से भेजता है। अब अभी जब ये जंग 28 फरवरी को शुरू हुई, उससे पहले के हालात ये थे कि इस स्टेट ऑफ हॉर्मुज से पर डे जो बड़े जहाज थे, ऑयल टैंकर जो, वो करीब 107 जहाज 107 इस रूट से गुजरते थे पर डे। 1 मार्च को सिर्फ 19 जहाज गुजरे, 19। तब तक ईरान थोड़ा सा लचीला रुख अपनाया हुआ था। उसके बाद 4 सुपर टैंकर ही अब गुजरे, शायद चीन के। बाकी वहां लंबी कतारें लगी हुई हैं, जहाजों ने लंगर डाल रखा है और कोई तेल के टैंकर यहां से नहीं गुजर रहे। जबकि इस रूट से पर डे करीब 2 करोड़ बैरल तेल और गैस, 2 करोड़ बैरल की सप्लाई होती थी। अब सोचिए वो सप्लाई रुक गई, तो जब रुक गई तो फिर दुनिया तो परेशान होगी ही होगी। अब 2 करोड़ बैरल पेट्रोल जिस रास्ते से जा रहा हो, उस रास्ते को आपने बंद कर दिया। दुनिया के 25% देश उन तेल और गैस को इस्तेमाल करते हैं, तो फिर परेशानी तो होगी। अब सवाल ये भी है कि चलिए बंद 2 करोड़ बैरल, आसान लफ्जों में समझते हैं कि पूरी दुनिया में पर डे कितना तेल जलता है, खर्च होता है। ये एलपीजी गैस जो घरों में चूल्हा जलते हैं, जमीन के नीचे से पर डे कितना तेल निकलता है। आजकल की जो गाड़ियां हैं, उन गाड़ी में अगर आप देखें तो एवरेज एक गाड़ी में अगर आप टैंक फुल कराते हैं तो 50 लीटर, कम से कम 50 से 55 लीटर आ जाता है पर डे। पूरी दुनिया में 100 से 102 मिलियन बैरल, 1.5 करोड़ टन और पता नहीं कई अरब लीटर
ये तेल की खपत है। 100 से 102 मिलियन बैरल ऑयल का इस्तेमाल होता है पूरी दुनिया में। और जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाले देश हैं टॉप 3, उनमें से एक है अमेरिका, दूसरा है चीन और हम तीसरे नंबर पर है इंडिया। चीन और इंडिया इसलिए भी कि हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है और पूरी दुनिया में 80% ईंधन का इस्तेमाल होता है गाड़ियों के लिए, ढुलाई के लिए, कल कारखाने, खेती बाड़ी, इन सब के लिए। तो पर डे 100 से 102 मिलियन बैरल ऑयल का इस्तेमाल होता है। जो गैस है एलपीजी, जिनसे घरों में चूल्हा जलता है, पूरी दुनिया में 60 मिलियन बैरल पर डे का इस्तेमाल होता है। 60 मिलियन बैरल। अगर मैं अब इंडिया की बात करें तो हमारे इंडिया में पर डे 5.5 से 6 मिलियन बैरल तेल की खपत है। और लास्ट 50 ईयर में ईंधन की मांग बढ़ने लगी है। अब सिर्फ मैं इंडिया की अगर बात करूं, डेली यूज और हमारे पास कितना रिजर्व है, अगर ये 2 महीने दिन खिंच गई या महीने, तो क्या हमारे देश में तेल की कमी होगी, गैस की कमी होगी? क्या पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी लाइनें लगेंगी? क्या उड़ानें रुक जाएंगी, ट्रेनें थम जाएंगी, कल कारखाने बंद हो जाएंगे? क्या सूरत होगी? ये पूरा डेटा आपके सामने है। हमारे देश में जो पर डे की खपत है, इंडिया की मैं बात कर रहा हूं, सबसे ज्यादा ईंधन में डीजल की खपत होती है हमारे देश में। और उसकी वजह है क्योंकि डीजल ट्रक, बसें, ट्रेन, माल ढुलाई की जो गाड़ियां हैं, खेती की जो मशीनें हैं, जो इंडस्ट्री है, ये सब डीजल से चलती है। तो डीजल का इस्तेमाल हमारे देश में सबसे ज्यादा होता है। जनवरी का लास्ट डेटा है हमारे पिछले महीने का, सिर्फ लास्ट मंथ, बल्कि लास्ट टू लास्ट मंथ, ये मार्च है, जनवरी के 31 दिनों में पूरे देश में, इंडिया में 79.92 लाख मीट्रिक टन डीजल जल गया। मतलब 79,92,000 मीट्रिक टन, इंडिया की बात कर रहा हूं, सिर्फ डीजल का इस्तेमाल। ये 31 दिन, अगर इसको आप पर डे में निकालें कि एक दिन में हमारे देश में कितना डीजल खर्च होता है, तो पर डे इंडिया में 2.57 लाख मीट्रिक टन डीजल, 2.57 लाख मीट्रिक टन डीजल खत्म होता है। अब अगर इसको और आसानी से समझे तो 1 मीट्रिक टन कितना होता है? 1 मीट्रिक टन 100 लीटर होता है। अब उस हिसाब से देखिए, बल्कि 1000 लीटर होता है, 1000 लीटर। तो 79.92 लाख मीट्रिक टन पर मंथ, 2.57 लाख मीट्रिक टन पर डे अपने देश में डीजल की खपत है, जो गाड़ियों में, कारखानों में इस्तेमाल होती है। आजकल वैसे भी कार भी बहुत सारी डीजल वाली ही है। अब पेट्रोल पे आइए। नंबर 2 जो ईंधन सबसे ज्यादा हमारे यहाँ खर्च होता है वो पेट्रोल है, डीजल के बाद। क्योंकि ज्यादातर शहरों में जो गाड़ियां चलती हैं और आजकल जो हैं महंगी महंगी गाड़ियां, सब पेट्रोल से ही चलती हैं। अब इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी वैसे आ रही हैं, इवन टू व्हीलर जो है वो ज्यादातर पेट्रोल से ही चलती है। तो हमारे यहाँ पेट्रोल की पर डे जो खपत जनवरी में हुई 31 दिनों तक इसी साल, 35.11 लाख मीट्रिक टन, 33.11 लाख मीट्रिक टन पेट्रोल हमारे यहाँ जला। और अगर उसके हिसाब से पर डे कितना खर्च है, तो पर डे 1.13, 1.13 लाख मीट्रिक टन पेट्रोल हमारे देश में पर डे यूज होता है। 1,13,000 मीट्रिक टन। अब आइए घरों में जो हमारे यहाँ चूल्हा जलता है, एलपीजी, तो जो घरेलू रसोई गैस है, उसी जनवरी का डेटा है लास्ट, कि पूरे देश में एक दिन में 30.33 हजार लाख मीट्रिक टन पर डे का यूज है रसोई गैस, जो चूल्हा है एलपीजी का। तो अगर इसका पर डे का एवरेज निकाले, एक दिन में पूरे देश में कितने ऐसे एलपीजी गैस से चूल्हे जल रहे हैं घरों में जहां खाना बन रहा है, 97.8 मीट्रिक टन, 97,08,000 मीट्रिक टन हर दिन रसोई गैस के जो चूल्हे हमारे वो जलते हैं और उससे ये गैस खत्म होती है। अब यहां पे सवाल ये है कि जब पर डे का इतना खपत है, हॉर्मुज स्ट्रेट बंद हो गया है, जहां से सबसे ज्यादा जो तेल सप्लाई होती है वो एशिया के देशों में, और उन एशियाई देशों में जो सबसे ज्यादा बड़ा खरीदार है, जो वहां ईरान के उससे तेल आता है, उसमें हम हैं और चीन है। तो हमारा वहां से जब इतनी बड़ी मात्रा में तेल आ रहा है, तो अगर वो बंद है तो हम कितने दिनों तक बिना तेल के गुजारा कर सकते हैं, और क्या हमने कुछ तेल बचा कर रखा है, यानी रिजर्व है हमारे पास? तो उसका आपको लेटेस्ट डाटा बताते हैं कि क्या हमें इससे घबराने की जरूरत है कि नहीं है। हर देश इमरजेंसी के लिए कि दुनिया के हालात खराब हो जाएं, कहीं जंग छिड़ जाए या कुछ और प्रॉब्लम आ जाए,
तो कुछ ना कुछ दिनों के लिए तेल का भंडार करके रखता है, रिजर्व स्टोर करके रखता है, ताकि अचानक इमरजेंसी के हालात ना पैदा हो। पता चला कि ट्रेनें रुक गई, गाड़ियां रुक गई, प्लेनें रुक गई, तो फिर चारों तरफ हाहाकार मच जाएगा। तो हर देश की अपनी पॉलिसी होती है कि वो तेल और ईंधन को स्टोर करके रखे। तब जो अभी आपको डेटा दिया पूरे इंडिया और इसका, तो पर डे एक और भी डेटा है कि जमीन से जो निकाले जाने वाले तेल का वजन है पर डे पूरी दुनिया में जो यूज होता है, सिर्फ देश में नहीं पूरी दुनिया में, वो है 11,699,863,636 किलो जमीन से पर डे तेल निकलता है, जिससे पूरी दुनिया को ईंधन मिलता है। 11,699,863,636 किलो, और अगर पाउंड में करें तो 26 अरब पाउंड। अंदाजा लगाइए पर डे तेल कुएं से कितना निकल रहा है। अब जो वही वाली बात आते हैं कि कितना स्टॉक है हमारे पास, क्या हमें घबराने की जरूरत है? तो पूरी दुनिया के टॉप कुछ देशों का स्टॉक आपको बताता हूं। मान लीजिए ये जंग लंबी खींची तो किस किस देश में परेशानी होगी, कहां नहीं होगी। सबसे ज्यादा स्टॉक पूरी दुनिया में इस वक्त ईंधन यानी तेल, डीजल और एलपीजी गैस का है। उसमें नंबर 1 पे है जापान। 254 दिनों का उनके पास रिजर्व ईंधन है, 254 डेज। अगर 254 दिन तक जंग चली तो बेशक ये हॉर्मूज और बाकी तेल वेल सब सप्लाई बंद हो जाए आज से ही, तो भी अगले 254 दिनों तक 254 डेज जापान सर्वाइव कर लेगा। नंबर 2 पे है अमेरिका, जिसने खुद ये जंग छेड़ी दी है। अगर ये तेल नहीं मिलता है, सारे तेलों की सप्लाई बंद हो जाए, तो अमेरिका 200 दिनों तक अपने रिजर्व ऑयल से, ईंधन से अपने देश को चला लेगा, 200 डेज। तीसरे नंबर पे है साउथ कोरिया, 214 डेज, 214 दिन ये बिना तेल के रह सकता है, इसके बाद इतना भंडार है। जर्मनी के पास है 130 दिनों का तेल भंडार, आराम से 130 दिन निकाल देगा। फ्रांस के पास है 122 दिन, यानी लगभग 2 महीने, 2 महीने नहीं ज्यादा, 4 महीने हो गए, तो 122 दिन फ्रांस रह सकता है। ब्रिटेन के पास है 120 दिन, 120 डेज का स्टॉक। न्यूजीलैंड के पास है 95 डेज का स्टॉक। 95 दिन तेल ना भी मिले, कच्चा तेल, या उसको रिफाइंड ना भी करे, तो 95 दिन वो आराम से अपने पूरे सिस्टम को चला सकता है। तुर्की के पास है 94 डेज का, बिना तेल के 94 डेज उनके पास भंडार है। हम इंडिया 74 डेज, यानी करीब करीब 2.5 महीने। 2.5 महीने अगर आज की तारीख से भी जोड़ लें कि आज हम 7 मार्च है और अगले 2.5 महीने तक ये जंग नहीं रुकती, तो 2.5 महीने तक कायदे से हमारे पास इतना स्टोरेज है, भंडार है, कि हम आसानी से सर्वाइव कर सकते हैं। इसके बाद है ऑस्ट्रेलिया, 47 डेज, 43 दिनों तक ऑस्ट्रेलिया भी सर्वाइव कर सकता है। अब ये तेल भंडार करके कैसे रखते हैं और हमारे यहां कहां कहां इसका भंडार है? तो हमारे पास इसको जैसे में तेल को भंडार करके रखते हैं, इसका एक टेक्निकल वर्ड है स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, यानी SPR। ये एक तरह से तेल का भंडार, या इसे कहें स्टोर। जैसे सब्जियों को, आलू को, फलों को कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है, उसी तरीके से तेल को भी स्टोर करके रखा जाता है, ताकि इमरजेंसी में ऐसी हालात पैदा हो जाए जिनसे हम तेल खरीद रहे हैं उनसे लड़ाई हो जाए, तेल ना दें तो फिर तो हमारी भी तेल लग जाएगी, तो इसीलिए हम स्टोर करके रखते हैं। तो हमारे पास जो, और ये सारे तेल जमीन के अंदर अंडरग्राउंड इसको सेव करके रखा जाता है बाकायदा तैयारी के साथ, और ये खराब भी नहीं होता। आप इसको काफी वक्त तक भंडार करके जमीन के अंदर रख सकते हैं। तो हमारे पास जो तेल है, तेल का भंडार है इस वक्त, वो है कुल मिलाकर 5.33 मिलियन मैट्रिक टन, मतलब 5.33 मिलियन मैट्रिक टन तेल को हम स्टोर करके रख सकते हैं। हमारे पास ये कैपेसिटी है। तो इसका सीधा मतलब ये है कि पेट्रोल, डीजल, ये जो भी देश की डिमांड है और जो हम पर डे का आपने जो बताया, तो सिर्फ और सिर्फ ये जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है, यहां पर जो तेल का हमारे भंडार है 9.5 दिन तक हम इससे काम चला सकते हैं। अगर ईरान या किसी से भी हमें तेल ना मिले, इस वक्त हमारे पास इतना स्टोरेज है कि हम 9.5 डेज तक इसका यूज कर सकते हैं, हमें कोई परेशानी नहीं आएगी। इसके अलावा ये तो भंडार है जो जहां पर सिर्फ रखा ही, बनाया ही इसलिए गया कि वहां आपको तेल को स्टोर करके रखना है। इसके अलावा अलग अलग कंपनियों के पास, जो हमारी ऑयल कंपनियां हैं या फिर रिफाइनरीज हैं, जहां तेल, कच्चे तेल से फिर उसको पेट्रोल या डीजल में कन्वर्ट किया जाता है,
तो हमारे पास जितनी भी रिफाइनरीज हैं या टर्मिनल, अलग अलग कुछ छोटे छोटे भंडार हैं, ऑयल कंपनियां हैं, वहां पर इस वक्त जो तेल का भंडार है, उस तेल के भंडार से हम 64.5 दिन 64.5 डेज आराम से इस देश के तेल की जरूरत को पूरा कर सकते हैं। यानी 64.5 और 9.5 वही करीब 75 दिन, 75 डेज का इस वक्त हमारे पास तेल का स्टॉक है। तो 74-75 दिन आसानी से हम, या 2.5 महीने, अगर ये जंग नहीं रुकती है, 2.5 महीने तक तेल की सप्लाई रुक जाती है, तो हमारे पास ये सारा तेल का भंडार, हम इससे आराम से देश को चला सकते हैं। अब तेल की खपत के हिसाब से, जैसा मैंने शुरू में बताया कि इंडिया नंबर 3 पर है, जहां सबसे ज्यादा जरूरतें या डिमांड है तेल की, अमेरिका और फिर चीन और फिर हम है। लेकिन हमारे पास अब मिडिल ईस्ट की तरह तेल के कुएं हुए तो है नहीं, नम निकला। हम अपनी जरूरत अपने देश में ही सिर्फ 12 से 13% हम तेल जो है खुद पैदा करते हैं। छोटी छोटी जगहों पे कुछ तेल के भंडार मिले, गैस के भंडार मिले, लेकिन वो हमारी जरूरतों का सिर्फ 12-13% है। बाकी इसका मतलब है हमें 88 यानी 88 या 89% दूसरे देशों पे डिपेंडेंट होना पड़ता है। इसीलिए हम क्रूड ऑयल खरीदते हैं, कच्चा तेल, फिर अपनी रिफाइनरी में उसको शुद्ध करते हैं। तो जो भारत सबसे ज्यादा तेल खरीदता है जिन देशों से, उनमें इराक, सऊदी अरब, ईरान, ये 3 बड़े हैं। वैसे कुल मिलाकर करीब 40 देशों से हम तेल खरीदते हैं। अभी हाल में सबसे ज्यादा तेल पिछले महीने तक, जनवरी तक, हम रूस से खरीद रहे थे, अपनी जरूरत का करीब 30%। लेकिन टैरिफ को लेकर अमेरिका और ट्रंप ने धमकी दी, तो अब जनवरी के बाद से हमें रूस से तेल खरीदने में थोड़ी कमी आई है। हालांकि अब अमेरिका ने कहा कि हम आपको छूट दे रहे हैं 30 दिन की, कि आप रूस से खरीद सकते हो। तो फिलहाल हम करीब 40 देशों से तेल खरीदते हैं, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा जिन देशों से तेल खरीदते हैं उसमें ईरान है, इराक है, सऊदी अरब है, रूस है। अब ये जो हमारे पास तेल का भंडार है, जो मैंने कहा अंडरग्राउंड जमीन के अंदर इसको रखा जाता है, देश में 3 सबसे बड़े तेल भंडार है जहां ये तेल रखे जाते हैं। उनमें से एक है विशाखापट्टनम में, एक है मंगलुरु में और एक है पादुर उडुपी में। ये 3 सबसे बड़े तेल भंडार है। सबसे बड़ा भंडार इन तीनों में भी पादुर उडुपी है, इसके बाद मंगलुरु है और फिर विशाखापट्टनम है। साथ ही तेल कंपनियों, टर्मिनलों और बाकी ऐसे कुछ छोटे छोटे भी स्पॉट है जहां पर हम तेल को स्टोर करके रखते हैं और वहां से फिर इन तेलों की सप्लाई आगे की जाती है। अब सवाल ये कि क्या, जैसे जापान के पास 250, अमेरिका के पास 200 दिन, तो हम अपना तेल स्टोर या भंडार बढ़ा नहीं सकते? बिल्कुल बढ़ा सकते हैं, इस पे काम चल रहा है। कुछ नई जगहों को ढूंढा जा रहा है, जैसे उड़ीसा में एक जगह ढूंढा जा रहा है जहाँ पे एक नया साइट, एक नया तेल भंडार किया जा सके। और हमारी कोशिश ये है कि 90 डेज तक, अगर जंग के हालात हो, इमरजेंसी हो, तो कम से कम 90 दिनों का तेल का भंडार हमारे पास मौजूद हो, ताकि देश की जरूरत को हम पूरी कर सकें। अब जो सबसे बड़ा सवाल जो शुरुआत में कहानी की थी कि एक द स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के बंद होने से इतनी परेशानी क्यों है, तो उसकी वजह यह है कि जो तेल हम लोग मंगाते हैं या पूरी दुनिया, असल में वो समुद्री रास्ते से आता है। जैसे देश के अंदर आपने देखा होगा मालगाड़ी से सामान ढोया जाता है एक जगह से दूसरी जगह, फल सब्जियां ट्रकों में आते हैं सड़क के रास्ते। तेल का भंडार हमेशा समुद्री रास्ते से आता है। अब तेल सरकार या भारत सरकार तेल मंगाती कैसे है? तो भारत सरकार खुद सारे तेल नहीं मंगाती, बल्कि कुछ कंपनियां हैं जिनको क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल खरीदने के लिए एक ठेका या टेंडर दिया गया है कि आप खरीदिए फिर देश में बेचिए। तो गवर्नमेंट के अलावा कुछ प्राइवेट कंपनियां हैं जिनमें इंडियन ऑयल हो गया, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और रिलायंस, ये बड़े खिलाड़ी हैं, रिलायंस भी। तो ये दुनिया के जितने भी बड़े बड़े तेल उत्पादक देश हैं उनके साथ समझौता करती हैं, डील करती हैं तेल खरीदने के लिए, कच्चा तेल, क्रूड ऑयल। और उस वक्त जो इंटरनेशनल रेट होता है उसी के हिसाब से ये खरीदते हैं, डॉलर में पेमेंट होता है, क्योंकि इंटरनेशनल लेन देन डॉलर में होता है। और फिर जब सौदा हो जाता है तो फिर उन देशों में बड़े बड़े ऑयल टैंकर भेजे जाते हैं और उन्हीं समुद्री टैंकरों में इन तेलों को भरकर इंडिया लाया जाता है। और जब इंडिया लाया जाता है तो खासतौर पर इंडिया में 3 ऐसे पोर्ट या बंदरगाह है जहां ये बड़े बड़े ऑयल टैंकर को उतारा जाता है और फिर पूरे देश में इसकी सप्लाई की जाती है अलग अलग रिफाइनरीज में। तो इंडिया में जो 3 सेंटर है जहां से पूरे दुनिया से समुद्री रास्ते से टैंकर के जरिए तेल मंगाया जाता है, मुंबई, जामनगर और विशाखापट्टनम, ये 3 ऐसे सेंटर हैं जहां से हमारे मैक्सिमम जो तेल एक्सपोर्ट करके मंगाए जाते हैं, क्रूड ऑयल, ये यहाँ पे उतरते हैं इन्हीं बंदरगाहों पर और फिर इन्हें अलग अलग जगहों पर भेजा जाता है। अब
इंडिया जो असल में हम क्रूड जो ऑयल मंगाते हैं कच्चा तेल, तो हम दूसरे देश पर उसके बाद डिपेंडेंट नहीं, हमारी अपनी रिफाइनरी इतनी सॉलिड है कि फिर उन क्रूड ऑयल को हम खुद यहाँ पे रिफाइन करते हैं। और हमारी जो क्रूड ऑयल को रिफाइन करने की क्षमता है इंडिया की, वर्ल्ड के टॉप 5 कंट्री में हमारा नाम है कि हम कोई भी क्रूड ऑयल को बेहतरीन तरीके से शुद्ध कर सकते हैं। तो दुनिया का 5 देशों में हमारी गिनती होती है और चौथा सबसे बड़ा रिफाइनर इंडिया है, जहाँ बड़े बड़े रिफाइनरी हैं और इनसे, और अमेरिका, चीन और रूस के बाद हमारा नंबर चौथा है, जहाँ क्रूड ऑयल को सबसे बड़ा रिफाइनर जो कहा जाता है वो इंडिया को कहा जाता है। हमारे पास इस वक्त कुल देश में 23 रिफाइनरी, आपने बहुत सारे नाम सुना होंगे, बरौनी के, जामनगर के, विशाखापट्टनम में और अलग अलग। तो 23 वर्ल्ड क्लास रिफाइनरी है, जहाँ ये जो गल्फ से या बाकी देशों से हम क्रूड ऑयल मंगाते हैं उनको वहाँ रिफाइन किया जाता है और फिर उसी के डीजल, ईंधन, विमान के केरोसिन ऑयल, अलग अलग क्वालिटी का जब बनता जाता है तो वो सारे प्रोडक्ट तैयार होते हैं उस क्रूड ऑयल से, और फिर उसे अलग अलग रास्तों से देश के हर छोटे बड़े हिस्सों में पहुंचाया जाता है। अब अभी जो अमेरिका ने धमकी दी थी कि आप रूस से तेल ना खरीदें, हमसे खरीदें, तो उसकी वजह है कि ये भी हम गल्फ से खरीदते हैं, ईरान, इराक, सऊदी अरब। तो वजह अमेरिका से क्यों नहीं खरीदते? अमेरिका से तेल खरीदना बहुत महंगा पड़ता है क्योंकि अमेरिका के तेल का रेट थोड़ा ज़्यादा है, और जो गल्फ के देश हैं, चाहे वो ईरान हो, सऊदी हो या इवन रशिया हो, ये हमें तेल पे, जैसे हम लोग शॉपिंग करने जाते हैं तो सेल या फिर डिबेट आपको कुछ छूट नहीं मिलता है, तो ये लोग हमें एक तरह से डिस्काउंट देते हैं, चाहे वो ईरान हो, सऊदी हो या फिर इराक हो या रशिया हो, ये डिस्काउंट देते हैं। अमेरिका डिस्काउंट नहीं देता, बल्कि इनका जो रेट होता है, अगर मान लीजिए इनसे हम 10 रुपये खरीदते हैं, अमेरिका पहले उसको 12 रुपये करके रखता है और ऊपर से डिस्काउंट में भी। तो यहाँ 10 वाला हमें 8 में पड़ता है, अमेरिका का हमें 12 में पड़ता है। इसीलिए हम अमेरिका से तेल खरीदना हमारे लिए महंगा है और हम इन देशों से रिबेट में या डिस्काउंट में तेल खरीदते हैं। अब सवाल ये है कि जो बड़े बड़े टैंकर समुद्र के रास्ते से तेल आता है, ये भी आपको जानकारी दी, ये लाया कैसे जाता है, और जो बड़े बड़े ऑयल टैंकर होते हैं वो किसके होते हैं, मालिकाना हक किसका होता है। तो पूरी दुनिया में जो भी देश तेल मंगाता है, चाहे वो मिडिल ईस्ट से मंगाए या किसी और देश से जहां पे तेल का, दुनिया भर के जितने भी देश जिस तेल उत्पादक देश से, चाहे वो गल्फ हो, रशिया हो, अफ्रीकन देश हो, कहीं से भी तेल मंगाते हैं, तो वो टैंकर के जो थ्रू आता है उस देश तक पहुंचता है, उन बंदरगाहों तक। ये बड़े बड़े टैंकर किसके होते हैं? ये उस देश के या उस ऑयल कंपनी के नहीं होते हैं। असल में इस टैंकर का भी एक अलग खेल है। इसमें से 95% टैंकर प्राइवेट कंपनियों के हैं जो इसे भाड़े पे देते हैं, किराए पर। जैसे मान लीजिए कि इंडिया को तेल मंगाना है रशिया से या ईरान से, अब हमें चाहिए 1 बिलियन तेल, तो हम तेल तो वहां से लेंगे, लेकिन अब इतने सारे टैंकर का क्या करें? तो ऐसी कंपनियां होती हैं कुछ प्राइवेट जो टैंकर अपना किराए पर देती हैं। उनका काम है, ठीक है, आपने रूस से तेल उठाया, भारतीय बंदरगाह पर पहुंचाया और फिर वापस चले गए। अब वो दूसरे देश को किराए पर देंगे, फिर तीसरे को। तो 95% जो है टैंकर्स तेल के, ये किराए पर लिए जाते हैं, और कुछ एक है जो हमारे अपने हैं, लेकिन वो नाम मात्र के गिनती के होते हैं। तो पूरे तेल का खेल ये है। अब 7वां दिन है, बातचीत चल रही है। हालांकि ईरान ने इससे पहले 1-2 बार कुछ दिनों के लिए बंद किया, लेकिन अब ईरान के सामने चुनौती यह है कि अगर इस हॉर्मुज लाइन को बंद करता है तो पूरी दुनिया में तेल में आग लग जाएगी। क्योंकि 2 वजह, अभी जब मार्च के बाद से अब वहां टैंकर कम है, गुजर कम रहे, लंबी लंबी कतारें लग गई हैं जहाज़ों की, और दूसरे रास्ते से जाने में यह है कि आपको बहुत वक्त लगेगा। अब जिन देशों के पास, मैंने तो आपको टॉप बताया कि इतने दिनों का, कई ऐसे देश हैं जिनके पास 7-7 दिन का स्टॉक होता है। ना उनके पास फैसिलिटी है, ना इतने पैसे हैं कि वो तेल का भंडार करके जमा करके रखें, ना उनके पास इतनी रिफाइनरी है कि वो उसको रिफाइन कर सकें। तो अगर वो दूसरा रास्ता लेते हैं तो आप मान लीजिए कि जो 15 दिन का वक्त लगता है ट्रैवल करने में, वो हो सकता है 3 महीना लग जाए, हो सकता है 2.5 महीना लग जाए। तो फिर उतने दिन तक वो देश बिना तेल के, बिना ईंधन के कैसे रहेगा? और फिर जैसे जैसे ये, और ट्रैफिक भी है उधर, तो जहाज की रफ्तार भी स्लो होगी, तो फिर जैसे जैसे ये डिले होगा हर चीज़ महंगी होती जाएगी। क्योंकि ये वही तेल या ईंधन है, डीजल या पेट्रोल, जिससे आपकी सब्जियां, आपके रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें, हर चीज़ महंगी होती जाएगी। जो जो चीज़ एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई की जाती है, वो सप्लाई चेन जब टूटेगा या डिले होगा तो फिर कीमतें आसमान छुएंगी। इसीलिए इस जंग में ईरान ने 33 किलोमीटर इस चौड़ी एक समुद्री रास्ते को बंद कर एक तरह से पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आगे क्या होगा। तो ये थी आज की कहानी।